लालो, श्याम लालो, सुंदर कन्याओं, मौज चल रही है कि पढ़ाई चल रही है? सर हर बार यही पूछते हो आप, तो क्या पूछूं? पढ़ाने को नया, पूछने को क्या है? तुम भी वही, मैं भी वही, मेरी बीवी भी वही, कुछ बदलाव थोड़ी आ रहा है कि नहीं? हाँ सर, ये बात तो है सर, पर चैप्टर नए पे नए आ रहे हैं, लेक्चर हर नया आ रहा है भाई। जीवन में नया तो बहुत कुछ है, रोज नया सीखने को मिल रहा है। इसलिए गड़बड़ नहीं करनी, क्या टाइम खराब नहीं करते हैं, आगे चलते हैं। जो मैंने लास्ट टाइम पढ़ा था, सर एक खतरनाक सवाल आपने दिया था, याद है? ट्राई करा था घर पे? हाँ सर करा तो था, पर सर कुछ आया नहीं। चलो ठीक है, देख लेते हैं। मान लेते हैं इसका एक्सलेशन a1, याद करो इधर माना था t1, इधर मारा था t2, कुछ याद है? इसका रेडियस था m1, सॉरी मास था m1, इसका रेडियस था r1, है ना? और इसका रेडियस वो कितना दे रखा था? mi of from the center of bobbin has a mass m and outer radius b. A block is connected to the other end of the rope. The mi of the pulley is I1. इसका मास m दे रखा है, ठीक है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I मान लेते हैं। ये मान लो चल रहा है A से और घूम रहा है अल्फा से। ये T1 T2 A अल्फा, और हम जानते हैं कि एक फ्रिक्शन और लग रहा होगा, तो F फ्रिक्शन, ठीक है। तो वेरिएबल कितने हो गए थे याद करो? वेरिएबल हो गए थे A1 T1 T2, A1 T1 T2 A अल्फा F। मैं बोला था भाई, ये सवाल की इक्वेशन अगर आप लिख पाए तो समझ लो आपने पीएचडी कर ली, समझ लो आपने पीएचडी कर ली। चलो भाई, अच्छा सर पीएचडी कर ली, पीएचडी कर ली, चलो कोई बात नहीं। तो देखते हैं कैसे लिख सकते हैं, आइए करते हैं बातें और समझते हैं। A1 T1 T2 A अल्फा F, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब क्या करें? कुछ नहीं करें, ध्यान से सुने, चलते चले, पढ़ते चले। ठीक भाई, इक्वेशन में चालू करें। एक तो भाई इस पे आ ही जाएगी, हाँ ऐसे घूमा, बहुत बढ़िया, समझ आ गया हो तो हमको। वापस यहाँ पे एक बार बना दो ताकि इक्वेशन लिख पाओ। T2 T1 A1, इधर ये अल्फा F। हो सकता है मैंने पिछली बार तुम्हें A और A1 में उल्टा उल्टा कर दिया कुछ, कोई बात नहीं, ठीक है। हो तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m, मास m, इसका मास m1, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, इसका रेडियस R1, ठीक। चलो सबसे पहले छोटे m पे इक्वेशन लिखो। क्या mg माइनस T1 इक्वल टू क्या ma1? यस, पहली इक्वेशन। वेरिएबल कितने? 1 2 3 4 5 6, इसलिए 6 इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसमें मैंने आपको पहले बोला था, ट्रांसलेशनल, प्योर रोटेशनल, कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, फ्रिक्शनल, सब आ जाएगा इसमें। हाँ सर लग तो रहा है सर, ऐसा आप सही से तो बोल रहे हो। चलो भाई इस पे लिख लिया। ये जो पुली है ये वाली जो मेरे को दिखाई दे रही है, इस पे लिखो। इस पे इधर टॉर्क लग रहा है, T1 का इधर टॉर्क लग रहा है, इधर ये घूम रहा है ऐसे। अच्छा, एक और वेरिएबल आएगा सर, कौन सा? ध्यान से देखना, कंफ्यूज मत होना। एक और वेरिएबल आने वाला है, ओ कौन सा? यहाँ पर देखो तो अल्फा1। ओके, अगर प्योर रोलिंग हो रही है तो अपने को समझ आना चाहिए कि अल्फा1 और A1 में रिलेशन होना चाहिए। खैर जी, अच्छे से बात करते हैं, ध्यान से सुनते हैं। देखो 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 देखो, पुली पर देखो, इस वाली पुली पर सर T1 इंटू R1 माइनस T2 इंटू R1, ओके, इक्वल टू I1 अल्फा1। ओके सर, सेकंड इक्वेशन। और अगर इस वाली पुली पे कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है तो अल्फा1 इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? देखिए अल्फा1 एक और वेरिएबल आ गया, मतलब 7 वेरिएबल हो गए। 6 दिए थे मैंने, 7 हो गए भाई, ये तो ध्यान नहीं दिया था मैंने, 7 हो गए। ओ हो अल्फा1 इक्वल टू, फिर मैं कह रहा हूं, ये रट नहीं रखा है मैंने, आपके सामने ही बना रहा हूं। तो अल्फा1 इक्वल टू अल्फा बराबर A बाई आर, यानी कि A1 बाई R1। क्या तीसरी इक्वेशन समझ में आ गई? अरे हाँ, क्या ये नॉन स्लीपिंग की कंडीशन है इस वाली पुली पर? हाँ सर। चलो अगर तुम ध्यान दे तो यहां से यहां तक का खाका खत्म हो गया। पुली पे तो इक्वेशन आ गई, एक तो उसकी नो स्लीपिंग की आ गई, मतलब प्योर रोटेशन की इक्वेशन आ गई, टॉर्क बराबर आई अल्फा, एक उसमें नो स्लीपिंग की इक्वेशन आ गई। हाँ सर बिल्कुल। अब इधर देख, अगर तू इस बड़े वाले चक्के को देख तो इसमें 2 फोर्स लग रहे हैं, कौन कौन से? T2 और F। तो T2 प्लस F इक्वल टू, डरना मत, ma, चौथी इक्वेशन। अरे हाँ सर, ऐसे ही अगर तू इसमें टॉर्क की इक्वेशन देखे तो देख, अल्फा अंदर की तरफ है तो T2 का टॉर्क अंदर है। T2 का टॉर्क कितना है? T2 इंटू A, और F का टॉर्क कितना है? F इंटू B, और F देख बाहर कार
है टॉर्क और T2 का अंदर आ रहा है, अल्फा भी अंदर है, तो अंदर वाला टॉर्क माइनस बाहर वाला टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। ओके, ये पांचवी इक्वेशन। सर 7 इक्वेशन चाहिए, 7 इक्वेशन। क्या यहां पर प्योर रोलिंग हो रही है? अगर फिक्स सरफेस पे प्योर रोलिंग हो रही है तो क्या अल्फा बराबर a बाई बी इज एक्सेलरेशन? कंफ्यूज मत हो ना, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो रही है अपने को। एक काम करें अपन, ये ना ए यहाँ पे भी रेडियस में भी और यहाँ पे भी, तो ये अल्फा बराबर ए वाला जो है ना, इसको A2 ले लो तुम, कंफ्यूज मत हो ना। तो T2 प्लस एफ एम इक्वल टू A2, ये T2 इंटू ए माइनस एफ इंटू ए, ये समझ में आया? मैंने A2 एक्सप्रेशन ले लिया है। क्यों? क्योंकि वो रेडियस भी एक दे रखा है और एक्सप्रेशन भी ये ले लेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ओके, तो T2 इंटू ए माइनस एफ इंटू बी बराबर आई इंटू अल्फा, अल्फा इक्वल टू A2 बाई बी। और हाँ सर, छठी इक्वेशन। सर 6 इक्वेशन आ चुकी सर। फिर मैं कह रहा हूं लिखना सीख गए तो पीएचडी कर लिया आपने। और क्या बचा इसमें? प्योर रोटेशनल, प्योर ट्रांसलेशनल, कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन, वो भी फ्रिक्शन के साथ। अरे सब तो आ गया इसमें। अरे हाँ सर, तो ये सवाल डराने के लिए नहीं, ये फील कराने के लिए भैया मुझे आता है। अरे हाँ ना तो बोल। हाँ सर, बात तो आप सही बोल रहे हो। एक और इक्वेशन फंस गई सर, देखो एक और कहां से आई, ये यहां से आएगी चक्के से। तुम ध्यान देखो तो ये रस्सी ऐसे जुड़ी हुई है। हाँ सर, क्या रस्सी ऐसे पुलिस से घूमती हुई यहां पे आ रही है? हाँ सर। क्या ये रस्सी का ये हिस्सा ए से चल रहा है? तो ये ए क्या ये हिस्सा भी ए से चल रहा है? A1 से, सॉरी A1 से। अरे हाँ, तो क्या ये पॉइंट भी A1 से चलना चाहिए? अरे हाँ, पर ये तो ऐसी चीज पर जो घूम भी रही है, चल भी रही है। क्या इसको लिखा जाएगा? ध्यान सुनना। क्या चीटे से पूछा तो उसने बोला कि टेंजेंशियल एक्सटेंशन है अल्फा A प्लस A2। ध्यान से समझ मैंने क्या लिखा, अल्फा A प्लस A2 इक्वल टू A1 इज द 7th इक्वेशन। ध्यान समझिए कहां से इक्वेशन, अल्फा A प्लस A2 इक्वल टू A1। सोच, क्या यहां पे अगर 2 पॉइंट ले लूं तो रस्सी वाले पॉइंट का एक्सप्रेशन अगर A1 है तो जो रस्सी से अटैच चक्के पर पॉइंट है उसका भी एक्सप्रेशन इतना होना चाहिए। पर चक्का तो चल भी रहा है और घूम भी रहा है, तो उसका एक्सप्रेशन लिखने का तरीका है, पहले चीटे से पूछो। चीटे ने बोला अल्फा A और चीटे का कितना A2 सॉरी। हाँ, तो अल्फा A प्लस A2 इक्वल टू A1। सोच, 7 इक्वेशन। ध्यान से देख, तो ये 7वीं इक्वेशन कंस्ट्रेंट की, छठी कंस्ट्रेंट की, तीसरी कंस्ट्रेंट की, पहली प्योर ट्रांसलेशनल, दूसरी प्योर रोटेशनल, तीसरी फिर से ट्रांसलेशनल, चौथी रोटेशनल। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। सोच ध्यान से, क्या ये पूरी मैकेनिक्स का समावेश है? डर मत, डराने के लिए लिख रहा है कोई सवाल, ऐसा सवाल आने के चांसेस कम है। अरे पर आ जाए, मैं तो कह रहा हूं करा ले अपने से, हमें तो सॉल्व वाला नहीं करना। क्या हम इतनी बड़ी इक्वेशंस भी लिख सकते हैं? क्या ये एक सवाल था? छोटे छोटे बहुत सारे सवाल थे, ये छोटे छोटे 7-8 सवाल थे। और हाँ सर, बात तो आपकी समझ आई। ध्यान से फोटो खींच ले, इसका फोटो खींच ले और अपने मन में रख ले, डरना नहीं है बिल्कुल कि अच्छा हर एक इक्वेशन लिख सकता हूं मैं। तेरे से हो जाए जरूरी नहीं है। मैंने घर पे भी करने के लिए बोला था, मैंने शायद 6 वेरिएबल लिए थे, लिख पाए थे कुछ कुछ। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। हाँ, सात वेरिएबल की इक्वेशन है वो। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, मजा भी आया सर। चलो तो फिर आगे चलते हैं। और सर खतरनाक सवाल कर लिया इसमें, चलो आगे चलते हैं। एक सवाल और करते हैं। अच्छा सर देखो, याद है धागे की गट्टी नहीं होती, बॉबिन बोलते हैं उसको, धागे की गट्टी। सोचो धागे की गट्टी को कैसे धागा लेकर तू ऐसे पकड़ ले और उस धागे की गट्टी को छोड़ दे, तो ऐसे क्या रोल करते हुए नीचे आएगी? सवाल वही, क्या वो रोल करते हुए नीचे आएगी? हाँ सर। क्या वो रोल करती हुई नीचे आएगी? हाँ सर, बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी, 110% आएगी। अच्छा सर, बहुत बढ़िया सर, वाह वाह सर, मजा आया। अच्छा, अब पूछेगा फाइंड द एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ बॉबिन। बॉबिन मतलब धागे की गिट्टी। अरे कभी तो सिलाई बुनाई करी होगी तुमने, या देखी नहीं है? कभी देखा होगा सिलाई करते हुए? हो सकता है मम्मी भी करती हो कभी कभी, या दादी करती हो, नानी करती हो, कोई तो करता होगा, या देखा जरूर होगा। नहीं सर, हमने कहां देखा, हम तो मार्स से आए हैं, है कि नहीं? आपकी वजह से ही तो आए हैं हम धरती पे, ये तो हमारा जन्म ही मार्स पे हुआ है। क्यों मेरे लाल? एलियन कहीं के। इधर देख,
फाइंड द एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉबिन ऑफ मास m एंड रेडियस r एंड mi दैट इज रिलीज। पहले तो देखो, तुम ध्यान देखो तो इस ये ऐसे चलेगी तो एक्सेलरेशन a ऐसे मान लो, और घूमेगी ऐसे तो अल्फा ऐसे मान लो, ठीक है। तो a अल्फा और t कितने वेरिएबल? 3। a अल्फा और t कितने वेरिएबल? 3। तो इक्वेशन भी 3 होनी चाहिए। ओके, 3 में से 2 इक्वेशन, ध्यान समझ, 3 कौन, तू ट्राई करेगा, 3 इक्वेशन चाहिए। एक आएगी ट्रांसलेशनल इक्वेशन, मैं बता रहा हूं कौन कौन सी लिखनी। एक आएगी टॉर्क इक्वेशन, एक आएगी कंस्ट्रेंट इक्वेशन। ट्राई कर। पहले बता के 3 वेरिएबल समझ में आए कौन कौन होंगे? सर ए अल्फा टी, देर से ट्राई करा रहा हूं, सवाल अच्छा है। ए अल्फा टी, ओके सर, बिल्कुल बढ़िया सर। अगर 3 वेरिएबल ए अल्फा टी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि बताइए कितने वेरिएबल, इतने वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए 3 इक्वेशन चाहिए। मैं बता रहा हूं 3 इक्वेशन कौन कौन सी। एक तो ट्रांसलेशनल, हाँ डायरेक्ट दिखेगी, दूसरी टॉर्क की, तीसरी कंस्ट्रेंट की। टॉर्क हमेशा सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखते हैं, क्योंकि ये बॉडी चल रही है, घूम रही है, दोनों काम कर रही है। सर ये दोनों काम कर रही है, अगर ये दोनों काम कर रही है तो भाइयों बहनों, हाँ, कि भाई आपकी दोनों इक्वेशन पे आपको लगाना पड़ेगा। अच्छा सर, चलो बताओ ट्रांसलेशन इक्वेशन बताओ भाई। अरे ट्रांसलेशन इक्वेशन बताओ भाई, अरे बतानी पड़ेगी मेरे लाल। ट्रांसलेशन इक्वेशन तो सर आसान है, ए अल्फा इधर बना लेते हैं, ये एल ए, ये ऐसे अल्फा, इधर लगा एम जी, ऊपर लगा टी। ट्रांसलेशन फोर्स तो सर एम जी माइनस टी बराबर एम ए। ओहो, पहली इक्वेशन आ गई, टॉर्क की इक्वेशन। क्या अगर सेंटर मास के अबाउट देखें तो एम जी का टॉर्क सर 0, टी का टॉर्क सर टी इंटू आर। ओके, क्या अल्फा की डायरेक्शन में ही है? हाँ सर, तो टी इंटू आर इक्वल टू आई अल्फा। और सर सेकंड इक्वेशन भी आ गई। अरे सर सेकंड इक्वेशन भी आ गई। तीसरी इक्वेशन किसकी? सर कंस्ट्रेंट की। कंस्ट्रेंट कैसे सोचते हैं, सोच। देखिए रस्सी ऐसे बंधी हुई, ध्यान सुन, ये रस्सी ऐसे बंधी हुई है। क्या ये एक्सेलरेशन, क्या ये पॉइंट रेस्ट पर है? हाँ, तो क्या ये पॉइंट भी रेस्ट पे होना चाहिए? हाँ, तो क्या ये पॉइंट भी रेस्ट पे होना चाहिए? हाँ, क्या ये ए है, ये बी है? हाँ, क्या ये पॉइंट सी है? हाँ, सी यहां से जुड़ा, एक्सेलरेशन ऑफ सी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी इक्वल टू 0। अरे हाँ सर, ऊपर वाला पॉइंट रस्सी टूट तो सकती नहीं है, तो ए का, सी का एक्सेलरेशन अगर 0 है तो ए का भी 0 है, और ए का 0 है तो बी का भी 0 है, क्योंकि बी भले घूमते हुए बॉबिन पर है, अरे पर बी और ए के बीच में स्लिपिंग नहीं हो सकती। ओहो, पर सर बी तो ऐसे चक्के पर है जो घूम भी रहा है और चल भी रहा है। तो बी को देखो, चीटे ने बोला एक्सेलरेशन अल्फा आर ऊपर और चीटे का ए नीचे, अगर ये 0 होना है तो अल्फा आर बराबर ए होना चाहिए। तो तीसरी इक्वेशन भी आ गई, अल्फा आर बराबर ए, अल्फा आर बराबर ए। भाई साहब फिर से जोरदार सवाल। और हाँ सर, तो 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अरे हाँ ना तो बोलो। अरे हाँ सर, बिल्कुल बढ़िया सर, जोरदार सर, मजा आया सर। ओके, अब क्या करें? ठीक है सर, अल्फा आर इक्वल टू ए, टी इंटू आर इक्वल टू आई अल्फा। हाँ सर, इक्वेशन लिखनी तो आ रही है सर, अच्छा भी लग रहा है सर, इसमें कंस्ट्रेंट भी आ गया सर लेफ्ट टाइप। हाँ सर, वो समझ भी आ गया। बुलाया कि नहीं आया? तुमसे नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। अच्छा, पर क्या तुम ट्रांसलेशन की इक्वेशन लिख सकते थे? हाँ सर। क्या तुम टॉर्क की इक्वेशन लिख सकते थे? हाँ सर। तो आ जाओ। हाँ चल गया भाई, चल गया, हो गया, सब हो गया, समझ ही आ गया हमें तो सब। ओ हो। अच्छा एक चीज याद करो। क्या? पहले तो ये सवाल समझ में आ गए सारे? हाँ, अब ध्यान से समझे कि जैसे याद करो ट्रांसलेशनल वर्कडन क्या होता है। 2 टाइप के वर्कडन होते हैं, अगर ध्यान से देखें। वर्कडन 2 टाइप के होते हैं, हालांकि रोटेशन ज्यादा नहीं आता, बट फिर भी ट्रांसलेशनल और रोटेशनल।
जब हम किसी चीज को घुमाते हैं, अरे तब भी तो वर्गडन होता है। हाँ सर, जैसे मान लो मैं तुमसे एक बात बोलूं, सिंपल, जैसे एक सिंपल एग्जांपल, यहां देखो कि अगर कोई ब्लॉक पर अपन ऐसे फोर्स लगाए F, हाँ सर, तो क्या इसका डिस्प्लेसमेंट होता है? यस। हाँ, तो क्या अपन वर्गडन लिखते हैं F वेक्टर डॉट ds वेक्टर का इंटीग्रेशन? क्या ये वर्गडन है? ये वर्गडन कहलाता है ट्रांसलेशनल। ये कौन सा वर्गडन कहलाता है सर? ट्रांसलेशनल वर्गडन। ओके सर, ठीक है सर, बात समझ आई सर। अब सुन, ऐसे ही अगर कभी कोई रोटेशनल वर्गडन पूछ, हालांकि ज्यादा नहीं आएगा, पर अगर कभी कोई पूछ ले तो F की जगह लिखो टॉर्क, DS की जगह लिखो डी थीटा। पहले तो क्या ये बात समझ में आ रही है? वर्गडन रोटेशनल, टाउ डॉट डी थीटा, टाउ डॉट डी थीटा। ओके, मान लो एक चक्का ऐसे रस्सी से बंधा हुआ है, इसको ऐसे F फोर्स से रस्सी से खींचा जा रहा है, ये रेडियस R है। आपको पूछा जाए बताओ जब ये थीटा घूम जाए तो क्या वर्गडन होगा, तो आप लिखोगे, ध्यान से देखो, F इंटू R इज टॉर्क इंटू थीटा। F इंटू R क्या है? टॉर्क। थीटा क्या है? अंदर। क्या अगर टॉर्क अंदर लग रहा है, क्या थीटा भी अंदर है? क्या थीटा इज द एंगल रोटेटेड? एंगल रोटेटेड। और अगर अपन समझे तो क्या इसको टॉर्क डॉट डी थीटा लिखा जा सकता है? कंफ्यूज हो ना बिल्कुल, जैसे F डॉट ds वैसे टॉर्क डॉट डी थीटा, वैसे टॉर्क डॉट डी थीटा। इसका थोड़ा यूज आएगा जब अपन 12वीं में पढ़ेंगे, अपन चले जाएंगे डाइपोल मूवमेंट पे, अपन पढ़ेंगे P क्रॉस E, तब उसकी अपन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करेंगे, वो आएगी माइनस P डॉट E, तब इसका यूज आएगा। अच्छा, अभी ज्यादा पैपे नहीं करनी, फिर भी थोड़ा बहुत यूज आएगा, इसलिए समझो। फॉर्मूला है बेसिकली टॉर्क डॉट डी थीटा, जैसे F डॉट ds होता है वैसे घुमाने के लिए जो कार्य की शक्ति लगती है, जो एनर्जी खर्च होती है, वो होता है टॉर्क डॉट डी थीटा। अभी सिर्फ फॉर्मूला लिख लो, समय के साथ समझ में आ जाएगा। अरे हाँ ना तो बोलो। जैसे मान लो मैं तुम्हें चलो एक एग्जांपल दे, जैसे मान लो डिस्क ले लो, मास m की, रेडियस r की, बोलो इसको यहां से हिंज कर दो, इसमें एक ऐसे F फोर्स लगाते रहो ऐसे, ठीक ठीक। अब आपसे पूछा जाए वर्गडन इन टी नॉट टाइम, इनिशियल ओमेगा 0 थी। अब इसको फील करना जो मैं तेरे को कहना चाह रहा हूं, पहले समझना चाहिए। वर्गडन इन टी नॉट टाइम, उसे फील कराता हूं, वर्गडन इन टी नॉट टाइम। तो आप कैसे भी सोच सकते हो उसको, जैसे आपको अच्छा लगे, समझना। पहले सोचो टॉर्क कितना सर? FR। ओके, FR। अच्छा, टी नॉट टाइम में अपन कितना घूमेगा, इसके लिए क्या करेंगे, क्या इसको I अल्फा के बराबर कर दें, तो mr स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा, R ने R को मार दिया, तो 2F बाई mr इज इक्वल टू अल्फा। टी नॉट टाइम में ओमेगा क्या हो जाएगी अगर अल्फा कांस्टेंट है? सर ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। ओमेगा इनिशियल सर 0, अल्फा की वैल्यू सर 2F बाई mr इंटू टी नॉट। ओमेगा फाइनल की हालांकि जरूरत नहीं है, मैं बताता हूं कैसे, समझे क्या। अगर अपन बात करें तो क्या अगर अल्फा की वैल्यू ये आ गई तो थीटा क्या होगा? थीटा होता है ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ ऑफ अल्फा टी नॉट स्क्वायर। हाँ सर, तो थीटा अपन कितना घूमे? अपन घूमे ओमेगा इनिशियल 0 है, हाफ ऑफ अल्फा यानी कि 2F बाई mr इंटू टी नॉट स्क्वायर। तूने 2 को मार दिया यानी कि F बाई mr टी नॉट स्क्वायर, ये थीटा घूमे। तो सोचो वर्गडन रोटेशनल कितना हुआ सर? टॉर्क यानी कि FR इंटू थीटा। क्या टॉर्क भी अंदर है, क्या थीटा भी अंदर है? बिल्कुल, F बाई mr इंटू टी नॉट स्क्वायर। कुछ गड़बड़ करी क्या मैंने? नहीं, सही सा लग रहा है। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा, गड़बड़ तो नहीं करी? नहीं, सही लग रहा है। टॉर्क इंटू ये, तो R ने R को मार दिया तो कितना आया? F स्क्वायर टी नॉट स्क्वायर बाई m। ये आया वर्गडन बाई रोटेशनल। अरे आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? अरे हाँ, चलो चेक कर। ये वर्गडन बाई रोटेशन ने करा क्या हो? रोटेशन के अलावा तो कोई वर्गडन है नहीं। क्या करा हुआ इसने? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखते हैं।
कराता हूं तेरे को। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 थी, हाँ, क्या फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है? क्या हाफ आई कितना? mr स्क्वायर बाई 2 और ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ये रहा, तो 2 स्क्वायर एफ स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर टी नॉट स्क्वायर, 2 स्क्वायर ने 2 स्क्वायर को मार दिया, एम ने एम को मार दिया, आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को मार दिया, एफ स्क्वायर टी नॉट स्क्वायर बाई एम। हो क्या ये और ये सेम आया? तो जो वर्णन करा रोटेशन ने, क्या वही काइनेटिक एनर्जी में बढ़ गया? मतलब जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। सिर्फ ये फील कराइए मैंने। हो सकता है कोई आपसे डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी पूछता या वर्णन पूछता तो आप ऐसे भी कर सकते थे, के फाइनल माइनस के इनिशियल, क्योंकि रोटेशन के अलावा और कोई वर्णन नहीं है, इसमें ट्रांसलेशन वर्णन तो है ही नहीं। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। इससे एक बात का एहसास होता है कि फोर्स 2 टाइप के वर्क कर सकता है। कौन से 2 टाइप के? ट्रांसलेशनल भी कर सकता है और रोटेशनल भी कर सकता है। कौन सा कब कर रहा है, इसमें आपकी बुद्धि चलनी चाहिए, दिमाग तेज चलना चाहिए, इसलिए शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओके सर, बात समझ आई सर? ठीक है सर, स्क्वायर टी नॉट स्क्वायर एम, बात समझ आ गई। टू फाइंड द वर्डन बाय फोर्स एफ एंड फ्रिक्शन। पहले तो ये कहानी समझ में आई तुमको? ये कहानी समझ में आई? अरे आई कि नहीं आई? कंफ्यूज तो नहीं हुआ बिल्कुल? थीटा बराबर ओमेगा इनिशियल अल्फा टी प्लस हाफ ऑफ अल्फा टी नॉट स्क्वायर, पीछे से लिखा, याद करो, सर्कुलर में पढ़ा था। ये तभी लगा सकते हैं जब अल्फा कांस्टेंट है। अल्फा क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है। तो अपने टॉर्क बराबर एफ आर इंटू आई, अल्फा लिख दिया और अल्फा की वैल्यू लिख दी और दोनों को मैच करा दिया कि वर्डन बाय टॉर्क निकालो या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालो। अगर सिर्फ वर्डन बाय टॉर्क है तो दोनों बराबर होंगे। कोई वर्क एनर्जी थ्योरम, टोटल वर्डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब वर्णन किसका है? टॉर्क का। अरे हाँ, और काइनेटिक एनर्जी भी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर टाइप लिख रहे हैं। देखो इक्वेशन फिर से अपन ने मैच करके दिखा दी। टू फाइंड द वर्डन बाय फोर्स एफ एंड फ्रिक्शन। अब समझे अच्छे से। मान लो ऐसे अपन ने एफ लगाया, ठीक भाई, समझ आई बात। अब इसको समझने का प्रयास करो। देखो, जब अपन किसी ऐसे फोर्स लगाते हैं और फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग, मान लो ऐसे फ्रिक्शन लग रहा है, अपन ये सवाल कर सकते हैं, फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग, फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग, इफ फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग, इफ फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग। अब क्या करें? वर्डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इन केस ऑफ प्योर रोलिंग इज 0, ट्रू और फॉल्स। ठीक है ठीक है ठीक है। फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग, अब क्या करें? ठीक है सर, देखो, फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग, फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग। ध्यान से जब उसने एक आपसे मान लो एक सवाल पूछा था कि वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन, बढ़िया सवाल है, मैं हमेशा पूछता हूं, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इन केस ऑफ प्योर रोलिंग इज 0। पहले चलो मैं एक आपको सिंपल सी बात समझाता हूं, फिर सवाल पे आऊं। ये फ्रिक्शन यहां लग रहा है, कंफ्यूज मत होना, ये फ्रिक्शन यहां लग रहा है, हाँ सर। तो ध्यान दे, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, याद कर इसकी वेलोसिटी क्या होती थी अगर प्योर रोलिंग हो रही है, यानी कि ये अल्फा, ये वी, ये ओमेगा। याद कर, अल्फा बराबर ए बाई आर एंड ओमेगा बराबर वी बाई आर। ध्यान सुनना जो कह रहा हूं, काम की बात आने वाली है बहुत। अगर प्योर रोलिंग फिक्स सरफेस पे हो रही, अगर प्योर रोलिंग फिक्स सरफेस पे हो रही है तो इस फ्रिक्शन का क्या वर्क डन है? व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन? सवाल को भूल जाओ तुम अभी थोड़ी देर, इसको भूल जाओ, इसको देखो जो मैं कह रहा हूं। इस वाले केस में व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन? ध्यान से सुन, क्या वर्क डन बाय फ्रिक्शन होता है एफ डॉट डी एस?
अरे पर जिस जगह फ्रिक्शन लग रहा है इसकी तो वेलोसिटी जीरो है और टेंजेंशियल एक्सलेशन भी जीरो है, तभी तो ओमेगा बराबर v बाई आर आया था और अल्फा बराबर a बाई आर आया था। तो सोच के देख, क्या वर्क डन बाई फ्रिक्शन जीरो आएगा? हाँ, वर्क डन बाई फ्रिक्शन क्या आएगा? जीरो। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है। क्या जीरो है? डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, क्यों? क्योंकि जिस जगह फ्रिक्शन लग रहा है, याद कर, एफ डॉट डीएस में डीएस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ, यार मैं एक चीज बताना नहीं चाह रहा, बहुत लंबा हो जाएगा, पर फील आएगी उससे। ट्राई करूं, समझाने का प्रयास करूं? चल कर लेते हैं, आजा, बहुत टाइम जाता है उसमें, पर कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं। ट्राई क्या, सीखते हैं, एक समझ, फील लेना आप जो कह रहा हूं, फटाफट उतारने की जरूरत नहीं, वाले ये मतलब से समझ, फील के लिए बता रहा हूं। मान से एफ लग रहा है, ये मान ले कि डिस्क है, वहां से हम रेडियस आर डिस्क, ठीक, ऐसे अपन ने आर रेडियस ले लिया, ठीक है। अब समझना अच्छे से, जैसे मान ले कि अपन ऐसे समझते हैं कि, समझो कि अगर अपन इसमें देखेंगे फ्रिक्शन इज सफिशिएंट, मान लो अपन फ्रिक्शन एफ आगे ले लेते हैं, तो अपन जानते हैं एफ प्लस एफ बराबर एम ए, फटाफट लिख रहा हूं, एफ इंटू आर माइनस एफ इंटू आर बराबर आई अल्फा, आई इज एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू अल्फा। अल्फा की वैल्यू कंस्ट्रेंट की वजह से आती है ए बाई आर, ये मैं कर आ चुका हूं इसलिए आर ने आर को मार लिया। एफ माइनस एफ बराबर एम ए बाई टू, वन और दो इक्वेशन को दोनों को जोड़ दो तो एफ एफ कट जाएगा, जैसे ही एफ एफ कटेगा तो 2f बराबर एम ए बाई टू आएगा, यानी कि a की वैल्यू 4f बाई 3m आएगी। सही कर रहा हूं क्या? हाँ, सही सा लग रहा है, बिल्कुल सही लग रहा है। एफ ने एफ को मार दिया, फटाफट कर रहे हैं, ध्यान सुनना। एफ प्लस एफ बराबर एम ए, एफ माइनस एफ बराबर एम ए बाई टू, सही सा लग रहा है। एफ ने एफ को मार दिया, बिल्कुल सही लग रहा है। जैसे ही जोड़ा 1 और 2 को, जोड़ते ही 2f बराबर एम ए प्लस एम ए बाई टू, दैट इज 3m ए बाई टू, तो 4f बाई 3m। ए की वैल्यू आ गई, तो अल्फा की वैल्यू भी आपकी आ गई। अल्फा की वैल्यू अपनी कितनी आ गई, ध्यान दो, अल्फा बराबर a बाई आर, यानी कि 4f बाई 3mr। अच्छा, जैसे ही a की वैल्यू आई यहाँ पे रख दो, तो f की वैल्यू आई एम a की वैल्यू 4f बाई 3m माइनस f, m ने m को मार दिया, 4f बाई 3f इक्वल टू 4f बाई 3 माइनस f, यानी कि अपना आंसर आया 4f माइनस 3f बाई, यानी कि f बाई 3। अरे सही कर रहा हूं क्या? अरे सही कर रहा हूं क्या? हाँ, तो फ्रिक्शन आ गया f बाई 3, ठीक से। अब तुम एक बात फील से समझना, ये जो फ्रिक्शन लग रहा है ये स्टैटिक है काइनेटिक है? सर ये स्टैटिक है, क्योंकि प्योर रोलिंग हो रही है, और प्योर रोलिंग हो रही है तो फ्रिक्शन खुश है। अब समझना किसी भी टाइम की, ये जो फ्रिक्शन है ना, अच्छे से समझना फील के साथ। मान लो मैं आपसे बोलूं कि टी टाइम में क्या हुआ, मान लो टी नॉट टाइम, क्या टी नॉट टाइम में ये कितना चल गया? कंफ्यूज मत होना, ये कितना चल गया टी नॉट टाइम में? सर ये चल गया एस बराबर यू टी, इनिशियल रफ्तार 0, हाफ ऑफ 4f बाई 3m इंटू टी नॉट स्क्वायर, हाफ बराबर ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो हाफ अपन ने ऐसे लिख लिया, तो ध्यान से देखो, तो डिस्प्लेसमेंट आया 2f बाई 3m इंटू टी नॉट स्क्वायर, 2f बाई 3m इंटू टी नॉट स्क्वायर, बिल्कुल सही। अब अगर तुम ध्यान देखो तो जितना ये चला, अगर अपन पूछे वर्क डन बाई फ्रिक्शन, तो क्या लिखना चाहिए? f इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज 2f बाई 3m इंटू टी नॉट स्क्वायर, और f की वैल्यू f बाई 3, यानी कि 2f स्क्वायर टी नॉट स्क्वायर बाई 9m। और हाँ सर, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू f इंटू 2f बाई 3m इंटू टी नॉट स्क्वायर इक्वल टू 2f स्क्वायर टी नॉट स्क्वायर 3m। वर्क डन बाय फ्रिक्शन यह है। पर सर जिस जगह फ्रिक्शन लग रहा है उस जगह का डिस्प्लेसमेंट तो सर 0 है, उस जगह का डिस्प्लेसमेंट तो सर 0 है।
क्योंकि वहां की तो रफ्तार जीरो है। ओके, बिल्कुल सही बात। तो अगर वहां की रफ्तार जीरो है, ये फील के लिए बता रहा हूं एक्स्ट्रा, ऐसे ही भावुक हो गया मैं थोड़ा, तो जिस जगह की रफ्तार जीरो है उस जगह का पॉइंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हुआ, तो एफ डॉट डी एस जीरो होना चाहिए। और सर बटन में फ्रिक्शन तो ये आ रहा है, एफ डॉट डी एस एफ एस, सर एफ की वैल्यू एफ बाई 3 आ गया। अच्छा, ध्यान से, क्या फ्रिक्शन सिर्फ एक वर्क डन कर रहा है? क्या वो सिर्फ आगे ले जा रहा है या वो घुमा भी रहा है? सर वो घुमा भी रहा है। तो सोच, फ्रिक्शन का टॉर्क कितना है? टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन इज एफ इंटू आर, यानी कि एफ बाई 3 इंटू आर। अरे हाँ सर, अच्छा ये टॉर्क किधर है? ये टॉर्क है बाहर। अच्छा ये घूम कैसे रहा? सर अंदर। तो थीटा किधर आएगा? टी नॉट टाइम में अंदर। या थीटा लिखा जाएगा हाफ एल्फा टी नॉट स्क्वायर, हाफ एल्फा टी नॉट स्क्वायर। अरे हाँ सर, तू बहुत ध्यान से देख, मैं तेरे को यहीं से प्रूव करके बताता हूं, देख ध्यान सुनना। हाफ एल्फा टी नॉट स्क्वायर, अब समझना अच्छे से। एल्फा की वैल्यू कितनी? हाफ 4f 3mr इंटू टी नॉट स्क्वायर, तो 2f 3mr टी नॉट स्क्वायर। ओके, अब सोच, वर्क डन बाई फ्रिक्शन टॉर्क वाला यानी कि रोटेशनल, तो ऊपर वाला कौन सा था? सर ट्रांसलेशनल। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन रोटेशनल कितना आया? वर्क डन बाय फ्रिक्शन रोटेशनल आया टॉर्क यानी कि f बाई 3 इंटू आर इंटू थीटा, दैट इज 2f बाई 3mr टी नॉट स्क्वायर, यानी कि आर ने आर को मार दिया। अच्छा ये माइनस आया, एक बता क्यों? थीटा है अंदर और टॉर्क है बाहर, तो वर्क डन रोटेशन पॉजिटिव की नेगेटिव? सर नेगेटिव। माइनस 2f स्क्वायर बाई 9m टी नॉट स्क्वायर। ओ तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन टोटल इज वर्क डन बाई फ्रिक्शन रोटेशनल प्लस वर्क डन बाई फ्रिक्शनल ट्रांसलेशनल, दैट इज 0। अरे हाँ सर, देख प्रूव भी करके बताया मैंने 0। देख, तो ये कौन सा वर्क डन है? फ्रिक्शन का ट्रांसलेशनल। ये कौन सा है? रोटेशनल। अरे पर अगर फिक्स सरफेस पे प्योर रोलिंग हो रही हो, अगर फिक्स सरफेस पे प्योर रोलिंग हो रही हो, हालांकि इतना लंबा करने की जरूरत नहीं, अपन ए और एल कैसे भी बताता हूं। पहले तो जो मैं बोला क्या चमका? अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा, और मैंने पूरा प्रूव करके बताया ट्रांसलेशन और रोटेशन। और देख जितना ट्रांसलेशन है उसका नेगेटिव रोटेशन आ गया, इसलिए टोटल कुल मिला के वर्क डन 0 हो गया। पर वर्क डन 0 का इसको आसानी से भी कह सकता था मैं, इतना प्रूव करने की जरूरत नहीं थी, पर मुझे ये भी एहसास कराना था। देख फ्रिक्शन के यानी कि फोर्स के दोनों वर्क डन हो सकते हैं, ट्रांसलेशनल भी हो सकता है और रोटेशनल भी हो सकता है। नेट वर्क डन उन दोनों का समावेश होता है। ध्यान से समझो तो इसमें डायरेक्ट भी बोल सकता था कि जिस जगह फ्रिक्शन लग रहा है उस जगह का डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है, क्योंकि उस जगह की वेलोसिटी 0 है, क्योंकि प्योर रोलिंग हो रही है। क्योंकि प्योर रोलिंग कहां हो रही है? प्योर रोलिंग हो रही है फिक्स सरफेस पे। मेरी घड़ी खुल गई देखो तुम्हें समझाते हुए। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। अरे हाँ सर, देख खतरनाक फील कराई है। ये डायरेक्ट किताबों में से लिखा होता कि भाई वर्क डन बाय फ्रिक्शन on a fixed surface in case of pure rolling is 0 because displacement of the point is 0, क्योंकि velocity 0 है। पर उतनी फील नहीं आती। मैंने प्रूव करके बताया देख 0 क्यों होता है, क्योंकि उसका ट्रांसलेशनल वर्कडन और रोटेशनल वर्कडन कुल मिलाकर 0 होता है। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। हाँ सर, चाहो तो उतारो, चाहो तो मत उतारो, उतारो मत इसको, डरो मत, उतारना नहीं है, फील के लिए बताया है। मैं वापस इसे रब कर देता हूं, फिर कहानी पे दोबारा आता हूं। कंफ्यूज मत हो ना बिल्कुल। अब सुन, तो जो F है क्या है? F और R। ओके, तो हमें समझ में आया कि अगर अपन यहां फ्रिक्शन लगा रहे हैं जो कि स्टैटिक है, तो क्या इसका वर्क डन बाय फ्रिक्शन 0 है, बिकॉज velocity
वेलोसिटी इक्वल टू 0, देयरफॉर ds इक्वल टू 0, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल ट्रांसलेशनल नॉट इक्वल टू 0, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल रोटेशनल नॉट इक्वल टू 0, बट टोटल इक्वल टू 0। अरे पर जब हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तब तो हमें टोटल से ही मतलब होगा। हाँ सर, कहानी इतनी सी थी, पर समझाने के लिए देख कितनी फील की जरूरत पड़ती। अरे हाँ सर, इसलिए ये अपने को याद होनी चाहिए। अब देख, ऐसे सवाल पूछा गया, बता क्या, पहले उसको उतार ले जो मैंने पीछे लिखा, इसको उतार ले, इसको उतार ले पहले इसको, फिर मैं एक सवाल पूछता हूं, फिर मैं एक सवाल पूछता हूं। फिर मैं एक सवाल पूछता हूं, पहले उतार लो। हम एक बात समझ गए भैया, भैया वर्क डन बाय फ्रिक्शन अगर प्योर रोलिंग हो रही है तो 0 है फिक्स सरफेस में। अच्छा, अब देख, यह सवाल पूछे, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इन केस ऑफ प्योर रोलिंग इज 0, ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स, फटाफट बोल, ट्रू और फॉल्स। वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इन केस ऑफ प्योर रोलिंग इज 0, बोल ट्रू और फॉल्स, बोल ट्रू और फॉल्स। अरे बोल दे मेरे लाल, लेक्चर जोरदार चल रहे हैं, बोल दे मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे रेनबो, बोल बोल बोल। सर फॉल्स कि ट्रू? फॉल्स सर, अभी तो आप ट्रू दिखा रहे थे। अब सुन क्या लिखा हुआ है, सोच कि अगर आपकी प्योर रोलिंग एक ट्रक पे हो रही है, तो याद कर अल्फा बराबर a/r वैलिड होना जरूरी नहीं। तो क्या जहां फ्रिक्शन लगेगा वो पॉइंट रेस्ट पर हो ये जरूरी नहीं है। तो क्या वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इन केस ऑफ प्योर रोलिंग इज ऑलवेज 0? नहीं। कब? हालांकि तुम्हारे लिए 99% ऐसा ही होगा, बट सो कब? जब प्योर रोलिंग हो रही हो, प्योर रोलिंग हो रही हो फिक्स सरफेस पे। वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इन केस ऑफ प्योर रोलिंग इज 0 only when the object is on fixed surface, but it may not be 0 when the surface is moving. Work done by friction is not 0. कब 0 होगी? याद रखो, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन केस ऑफ प्योर रोलिंग ऑन फिक्स्ड सरफेस। हालांकि यही वाला केस हमारे लिए 90% टाइम आने वाला है, पर जब ये केस होगा तो फ्रिक्शन का वर्क डन 0 होगा। और हम मन ही मन समझ गए कि फ्रिक्शन के वर्क डन के 2 हिस्से होते हैं, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। ऑल्दो हमें नेट से मतलब होता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, पर अगर कभी कोई पूछ ले तो हमें बात समझ में आनी चाहिए। हमने प्रूव भी करके बताया कि अगर फिक्स सरफेस हो, अगर फिक्स सरफेस हो तो भाई साहब वर्क डन नेट 0 होता है, पर अगर फिक्स सरफेस नहीं हो तो प्योर रोलिंग केस में वर्क डन 0 ये जरूरी नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स बोला गया। बोलो मेरी बात क्लियर है क्या? ये तो अलग बात है, ये वाली बात लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये लिख लो। और ये पिछले वाली कहानी से एसोसिएटेड है, और इसको समझाने में इतना टाइम लगाया। मैंने इसमें ये भी एहसास कराया कि भैया वर्क डन 2 तरीके के हो सकते हैं, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। जैसे कि अगर प्योर रोलिंग या कुछ भी हो रहा हो तो फ्रिक्शन के 2 वर्क डन है, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। अरे हाँ सर, बात तो आपकी समझ आई, मजा भी आया, तो सुना आगे चलते हैं। बोलो क्लियर है क्या? ये कहानी थोड़ी थोड़ी फील आ गई क्या? हाँ सर, आ तो गई सर, अच्छा सा तो लग रहा है। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है, ये कहानी अब छोड़ेगी आगे, इसे ध्यान रखना एकदम अच्छे से, ठीक है। ये वाला सवाल जो आने वाला है पूछ चुका हूं मैं तुमसे, इसलिए इसकी जरूरत नहीं है। इन केस ऑफ प्योर रोलिंग इफ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉटम मोस्ट पॉइंट इज 0 देन हाउ इट इज मूविंग। बॉटम मोस्ट पॉइंट की रफ्तार 0 होती है, ए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होता है और उसका ए रेडियल होता है, इसीलिए ऊपर चढ़ जाता है। ये मैं पहले पूछ चुका हूं, ये वाली बात मैं पहले पूछ चुका हूं कि प्योर रोलिंग के केस में बॉटम मोस्ट की रफ्तार 0 है, एक्सेलरेशन 0 नहीं है। कौन सा एक्सेलरेशन 0 है? टेंजेंशियल। तो फिर वो उठ क्यों जाता है? क्योंकि वो चलता क्यों है? क्योंकि उसके पास ए रेडियल एक्सेलरेशन होता है, उसके पास ए रेडियल एक्सेलरेशन होता है। आगे चलते हैं इंक्लाइन प्लेन, आ जाओ।
और सही बताऊं कोई नई चीज नहीं। इंक्लाइन प्लेन पे बस इतना समझ लो, क्या जो पहले mg ऐसे लग रहा था वो mg साइन थीटा हो गया है। क्या mg साइन थीटा ने नए फोर्स की डेफिनेशन लिख ली है? अरे हाँ। तो अब अपन पढ़ रहे हैं, ये किताबों में नए टॉपिक के नाम माध्यम से पढ़ाया जाता है। डरना नहीं है, पुराना मतलब कॉन्सेप्ट पुराना ही लगेगा, पर इंक्लाइन प्लेन पे काफी रोलिंग होती है, इसलिए अपने को समझ आनी चाहिए। कुछ बातें याद कर, मैंने तेरे को आई बराबर KMR स्क्वायर लिखाया था, याद कर मैंने आपको बताया था डिस्क का MR स्क्वायर बाई 2, याद कर डिस्क की क्या सॉलिड सिलेंडर के बराबर होती है, ऐसे ही याद कर आई ऑफ रिंग क्या MR स्क्वायर आया था, ये सब काम आएगा इसलिए बता रहा हूं। क्या यही आई हॉलो सिलेंडर के बराबर होता है? क्या आई ऑफ हॉलो स्फीयर इज इक्वल्स टू 2/3 MR स्क्वायर होता है? अरे हाँ सर। ऐसे आई ऑफ क्या सॉलिड स्फीयर 2/5 MR स्क्वायर होता है? अरे हाँ सर। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। चलो भाई चलो भाई, हो गया सर हो गया सर। अब क्या करें, अब कुछ मत करो, ध्यान से सुनो। ओहो चलो आ जाओ। याद कर, इसमें मैंने तेरे को बताया था कि आई सबसे ज्यादा किसका, याद कर मैंने आई कंपेयर कराया था तेरे को, क्या समझना आया तो प्योर रूल कर रहा है, ठीक है। या हमें समझ में आ गया कि अगर इंक्लाइन प्लेन पर कोई भी गोला है, गोला का मतलब मैं कुछ भी ले सकता हूं, आई बराबर KMR स्क्वायर, तो अपन ये 6 चीजों में से कुछ भी ले सकते हैं, इसलिए इस बात को बता रहे हैं। और फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग, मतलब फ्रिक्शन लग रहा है ऐसे कि प्योर रोल हो रहा है। प्योर रोल अभी भी है तो फिक्स्ड दी सरफेस, भले सरफेस ऐसे हो चाहे ऐसे हो। क्या इंक्लाइन प्लेन है फिक्स्ड? हाँ सर है तो फिक्स्ड ही, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग। तो हम इसके लिए सवाल को ऐसे करेंगे, ध्यान से देखो। ओके ये ऐसे रो, ये ए और अल्फा, पहले अपन इसका ए और अल्फा निकालने का प्रयास कर, ध्यान से। तू अगर बहुत ध्यान देगा तो ऐसे बनाता हूं मैं इसको, ये देख आसानी समझ में आएगा। इधर लग रहा है देख mg साइन थीटा, मान लो कि ये ऐसे ए से और अल्फा से घूम, अगर प्योर रोलिंग हो रही है तो अल्फा बराबर A/R है, जो कि प्योर रोलिंग हो रही है फिक्स सरफेस पे। अच्छा, तो खुद लॉजिकली सोच, फ्रिक्शन तो स्टैटिक लगेगा, बोलो क्यों? क्योंकि भैया प्योर रोलिंग हो रही है तो फ्रिक्शन खुश है। मुझे खुद लॉजिकली बताओ फ्रिक्शन कहां लगेगा? नीचे की ऊपर, मतलब ऐसे की ऐसे, बोल फ्रिक्शन किधर लगेगा? तो खुद लॉजिकली बोल सकता है, तेरे को डायरेक्शन खुद दिखाई दे जाएगी, हालांकि गलत भी ले लेगा तो अपने आप सही आ जाएगी, बट फिर भी बता फ्रिक्शन कहां लग रहा है? अरे बता भाई, फ्रिक्शन कहां लगेगा, ऊपर कि नीचे? लॉजिकली सोच तो ऊपर लगेगा। क्यों? क्योंकि देख सेंटर के अबाउट mg sin थीटा का टॉर्क तो लगेगा ही नहीं, तो घुमाएगा कौन? फ्रिक्शन। और घुमाना अगर ऐसे है, अल्फा अगर ऐसे लाना है प्योर रोलिंग के लिए, तो फ्रिक्शन ही है जो उसे घुमा सकता है, तो फ्रिक्शन का पीछे लगना आवश्यक है। और फ्रिक्शन कैसा है सर? स्टैटिक है। क्यों? क्योंकि वो खुश है। क्यों? क्योंकि प्योर रोलिंग हो रही है। इक्वेशन ना चालू कर इस पे, mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू ma, पहली इक्वेशन। टॉर्क की इक्वेशन लिखो, mg sin थीटा तो टॉर्क है ही नहीं, सेंटर से पास कर गया। fr इक्वल टू आई अल्फा, आई की जगह लिख लो KMR स्क्वायर, क्या 6 चीजें अपने आप कवर हो जाएगी। अल्फा, अल्फा की जगह क्या लिख लो, एक आर ने आर को मार दिया, KM, अल्फा की जगह लिख लो A/R, तो A/R ने A/R को काट दिया, तो देख F की वैल्यू आ गई KMA, क्या आ गई? KMA। ओके, सो जैसे F की वैल्यू आई KMA, क्या अपन इसको यहां रख सकते हैं? तो mg sin थीटा इक्वल टू MA प्लस KMA, M ने M को मार दिया, क्या A की वैल्यू आई g sin थीटा अपॉन K प्लस 1। और हाँ सर, और जैसे ही A आया, जैसे ही A आया, क्या A की वैल्यू क्या आई? ध्यान देख, क्या पुरानी इक्वेशन है? अरे जो F बराबर ma और टॉर्क बराबर है अल्फा और कंस्ट्रेंट अल्फा बराबर A/R, अरे यही तो 3 इक्वेशन लगाई है इंक्लाइन प्लेन में। इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस
नहीं है? हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हो। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। चलो भाई, ए बराबर जी साइन थीटा बाई के प्लस 1, जी साइन थीटा बाई के प्लस 1। ओके सर, ये आ गया। सो जैसे ये आया, क्या फ्रिक्शन भी आ गया? फ्रिक्शन के लिए क्या है? के एम ए। ओके सर, के याद करो, के हमारे स्क्वायर वाला था। के सबसे ज्यादा किसका था? तेरे को क्लियर है? याद कर, सबसे ज्यादा ही किसका था? रिंग का। उसके बाद याद कर हॉलो स्फीयर का। उसके बाद याद कर डिस्क का। और उसके बाद याद कर किसका? सॉलिड सिलेंडर का। याद है? 2/5, 0.4, 0.5, 0.6। अरे हाँ, काम आएगा। फिर बताओ कि इंक्लाइन प्लेन पे अगर कोई मेरे को मास दे दे, कुछ भी दे दे, और मेरे से अगर एक्सेलरेशन अल्फा या फ्रिक्शन पूछ ले, क्या मैं निकाल सकता हूं? क्या ऐसा एक वैरायटी का सवाल? की बहुत सारे हो सकते हैं सर, बहुत सारे हो सकते हैं। इसमें 1% परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके, गॉट योर पॉइंट, बात समझ आई। अब क्या करें? अरे अब क्या करें? F = KMG sin थीटा। ठीक है ठीक है ठीक है, ये उतार लो पहले, ये उतार लो, फिर मैं छोटे छोटे सवाल पूछूंगा इसमें। बताओ, चलो बताओ, छोटे छोटे सवाल तुमसे पूछूंगा आने वाले। पहले तो क्या इक्वेशन समझ में आई है इंक्लाइन प्लेन पे? हाँ सर समझ आई, हाँ सर समझ आई है। अब तुम तेरे से पूछूंगा, सबसे पहले तू मुझे आई बता या के बता। के, इन 6 चीजों में के सबसे ज्यादा किसका था? बोल। के याद है? ये तो जी साइन थीटा बाई के प्लस 1 आ गया। फ्रिक्शन एम जी साइन थीटा बाई के था, उसको नीचे ले गया तो ऐसे लिख दिया। ठीक से समझ आ गया? ओहो, ये तो यहां आ गया, दिखाई दे दिया, बहुत बढ़िया। अब बता, के सबसे ज्यादा किसका था? के सबसे ज्यादा किसका था? बता। देख, रिंग का। और हाँ सर, फिर हॉलो स्फीयर का, फिर डिस्क का, फिर सॉलिड स्फीयर का। क्या रिंग जैसा ही के हॉलो सिलेंडर है और डिस्क जैसा ही क्या के सॉलिड सिलेंडर है? यानी कि 6 चीजें कंपेयर हो रही हैं, के पता पड़ गया। मेरा सवाल अब यह है समझना अच्छे से कि अगर मैं 6 हूं, या तुम तो डिस्क और मतलब हॉलो सिलेंडर, हॉलो स्फीयर, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर को भूल जाओ, वो डिस्क और रिंग कवर कर लेते हैं, अपन 4 मान लेते हैं। रिंग, डिस्क, समझ में आ जाएगा। रिंग जो होगा वो ही हॉलो सिलेंडर होगा, और जो डिस्क होगा वो ही सॉलिड सिलेंडर होगा। वो क्लियर है अपने? अब मैं तुझसे पूछूं कि अपने पास 4 चीजें हैं, डिस्क, रिंग, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर। इन चारों का मास और रेडियस सेम है, और इनको छोड़ दे, एंड फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। जरा समझना, हमने 4 चीजें छोड़ दी। कौन 4 चीजें? सवाल को समझना, हमने 4 चीजें छोड़ दी। कौन 4 चीजें? हॉलो सिलेंडर, सॉरी, रिंग, डिस्क, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर। फिर से सुन, रिंग, डिस्क, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर। 4 चीजें सेम मास रेडियस की, सेम मास रेडियस की, इन सबका मास और रेडियस सेम है, और इनको हमने इंक्लाइंड प्लेन पे छोड़ दिया। ओके सर, और फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग। अच्छा, सेम इंक्लाइंड प्लेन, सेम मास, सेम रेडियस, बस चारों की नेचर अलग, सब कुछ सेम, और उन्हें छोड़ दिया। मेरा सबसे पहला सवाल, एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा किसका होगा? बता दे फटाफट। अरेंज एक्सेलरेशन इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। अरेंज एक्सेलरेशन इन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे पहले एक्सेलरेशन बताइए। अरे इन फॉर्मुलों से देख के बता सकता है। अरे बता भाई, अरे बता भाई। सर, जिसका ना सर के ज्यादा होगा ना सर, उसका ए कम होगा सर। सर के सबसे ज्यादा सर रिंग का है। ओहो, यानी कि रिंग का एक्सेलरेशन सबसे
कम होगा, हॉलो स्फीयर का उससे ज्यादा, डिस्क का उससे ज्यादा, सॉलिड स्फीयर का सबसे ज्यादा। अरे हाँ सर, देख उलट गई कहानी। तो सॉलिड स्फीयर का सबसे ज्यादा, फिर डिस्क का, क्योंकि जिसका सबसे ज्यादा उसका एक्सेलरेशन सबसे कम, यानी कि रिंग का एक्सेलरेशन सबसे कम। अब मान लो इन चारों को ऐसे छोड़ा गया था और इन चारों को नीचे आना था, तो बताओ टाइम का क्या हुआ? सबसे जल्दी कौन आया? सब चारों को एल लेंथ नीचे आनी थी, तो बताओ सबसे जल्दी कौन आया? तो बताओ सबसे जल्दी कौन आया? अरे बता सकते हो तुम लोग? अरे बताओ सबसे जल्दी कौन आया? अरे शर्माओ मत, जिसने की शर्म उसके आए नंबर कम। बताओ, अरे बताओ, अरे बता दो, बता दो, अरे सोच लो, बताओ कौन सबसे जल्दी नीचे आया? बताओ। सिंपल भाई, लेंथ दूरी सेम ट्रेवल करनी यार। जिसका एक्सेलरेशन होगा सबसे कम, समय उसको लगेगा सबसे ज्यादा। हाँ कैसे? अरे सिंपल है, एल सेम है तो एल बराबर हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। जिसका एल चारों में सेम है, जिसका ए ज्यादा उसका टी कम। अरे हाँ सर, अब ए सबसे ज्यादा किसका है? सॉलिड स्फीयर का, तो उसका टी सबसे कम होगा। ये सब सवाल आ सकते हैं एग्जामिनेशन में, ये टफ बात नहीं है भाई, आ सकता है। सबसे जल्दी कौन आएगा? सवाल कैसे आ सकता है? रिंग, स्फीयर, डिस्क, रिंग, डिस्क, स्फीयर, हॉलो स्फीयर, इन चारों को अगर छोड़ दिया जाए, सेम मास सेम रेडियस, बताओ सबसे कम समय में कौन नीचे आ जाएगा? अरे जिसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन किसका है? सॉलिड स्फीयर का, तो उसे टाइम सबसे कम लगेगा। और जिसका एक्सेलरेशन है सबसे कम, उसको टाइम सबसे ज्यादा। नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? हाँ सर, बिल्कुल सही बात। आप खुद बताओ, जब ये नीचे आ गए वी से और ऐसे घूम रहे हैं ओमेगा से, प्योर रोलिंग हो रही है, तो ओमेगा बराबर वी बाई आर है, कोई शंकत नहीं है। अब बताओ जब अपन बिल्कुल नीचे पहुंचे तो वेलोसिटी सबसे ज्यादा किसकी? कंफ्यूज मत होना, ध्यान से सोचना, नहीं तो कंफ्यूजन में आ जाएगा। बता, सबसे ज्यादा वेलोसिटी यानी कि वी किसका सबसे ज्यादा है? या हो सकता है बराबर हो, या हो सकता है बराबर हो। तुम्हें सोचना है वी सबसे ज्यादा किसका है, वी सबसे कम किसका है, या बराबर है, कुछ भी हो सकता है। बताओ, अरे बताओ मेरे लाल, ये सब सवाल आते हैं छोटे छोटे। अरे बताओ, वी सबसे ज्यादा सबसे कम किसका है? बोलो। अरे जिसने की शर्म उसके आए नंबर कम। बताओ, शर्माओ मत। हाँ हाँ, अरे बता दो भाई, बता दो। अरे ऐसे क्या कर रहे हो सर? सर v बराबर u प्लस ए टी, पर इनिशियल रफ्तार तो 0 है, तो v बराबर ए टी। पर सर जिसका a ज्यादा उसका t कम, तो कौन कम कौन ज्यादा पता नहीं पड़ रहा। इससे मत देखो, देखो यहां से, इससे देखो तो कंफ्यूजन होगा। इससे देखो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, क्या इनिशियल रफ्तार 0, क्या वी स्क्वायर बराबर 2as, एल सब में सेम, दूरी तो सेम चली। अरे हाँ सर, तो क्या v की वैल्यू हो गई √2al। अरे हाँ सर, अब डायरेक्ट है, जिसका a ज्यादा उसका v ज्यादा। v बराबर u प्लस एटी से देखो कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि a भी चेंज हो रहा है, t भी चेंज हो रहा है। हर चीज के लिए a भी अलग है, t भी अलग है। पर सोच v बराबर √2al में l सबका सेम है। अरे ट्रांसलेशन इक्वेशन तो लिख सकते हैं ना? हाँ सर, तो v बराबर √2al अब दिखाई दे रहा है, जिसका a ज्यादा
उसका ऊपर वाले फॉर्मूले से नहीं दिखाई देगा डायरेक्ट, इससे देखो या तो उसको पूरा सॉल्व करो। तो v बराबर √2l, जिसका a ज्यादा उसका v भी ज्यादा। यानी कि सॉलिड स्फीयर की नीचे उतरते वक्त स्पीड सबसे ज्यादा होगी, एक्सेलरेशन भी सबसे ज्यादा होगा और टाइम उसको सबसे कम लगेगा। अरे हाँ सर, अच्छा मैं ओमेगा पूछ लू तो ओमेगा किसका सबसे ज्यादा? अरे ओमेगा किसका सबसे ज्यादा? अरे ओमेगा किसका सबसे ज्यादा? नीचे, जब नीचे उतर गए तब बोलो। अरे जिसका v ज्यादा उसका ओमेगा भी ज्यादा, क्योंकि ओमेगा बराबर v बाई आर है, क्योंकि प्योर रोलिंग हो रही है। अच्छा पूछा नहीं है पर फिर भी हम लिख सकते हैं कि भैया ओमेगा ऑफ सॉलिड स्फीयर इज ग्रेटर देन ओमेगा ऑफ डिस्क इज ग्रेटर देन ओमेगा ऑफ हॉलो स्फीयर इज ग्रेटर देन ओमेगा ऑफ रिंग। ये भी हमें समझ आ गया। ओमेगा पूछे बॉटम मोस्ट पॉइंट में बता सकता हूं किसका ज्यादा किसका कम, वेलोसिटी पूछे बता सकता हूं, टाइम पूछे बता सकता हूं। ये सब अपने आप में छोटे छोटे सवाल है और कंसेप्चुअल सवाल है, और इनके लिए बेसिक एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन की कहानी समझ आनी चाहिए। अगर कर दी गड़बड़ तो निपट जाओगे। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, मजा भी आया सर। चलो भाई चलो चलो उड़े जब जब जुल्फे थे। अरे आया कि नहीं आया बताओ? अरे आया कि नहीं आया? अरे हाँ ना तो बोलो। आ गया सर, आ गया, बोलो क्लियर। अरे सोच लो, उतार लिया, सब छोटे छोटे सवाल उतार लिए। अब इसी में एक और पूछ, देख ध्यान से, ये क्या हुआ? एनिमेशन गड़बड़ाई? कोई बात नहीं, मैं यही पूछता हूं। ठीक, मैं पूछू जब ये नीचे आए, बिल्कुल नीचे बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, तो आपको बताना है कमेंट ऑन काइनेटिक एनर्जी। कमेंट ऑन काइनेटिक एनर्जी। बॉटम मोस्ट पॉइंट में जब अपन आ गए तो इसका v ज्यादा इसका ओमेगा ज्यादा। अरे हाँ, क्या काइनेटिक एनर्जी किसकी सबसे ज्यादा? बॉटम मोस्ट पॉइंट। अगर चारों को छोड़ दें, कौन जल्दी आए कौन नीचे आए, बोलो क्लियर है। काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा बोलो? अरे बोलो भाई, अरे बोलो भाई, काइनेटिक एनर्जी किसकी सबसे ज्यादा? अरे बोलो, अरे बोल दो, शर्माओ मत, जिसने की शर्म उसके आए नंबर कम। बोलो, अरे हाँ ना तो बोलो, अरे बोल दो। काइनेटिक एनर्जी किसकी सबसे ज्यादा जब बॉटम मोस्ट पॉइंट पे आए? बोलो, काइनेटिक एनर्जी किसकी सबसे ज्यादा जब बॉटम मोस्ट पॉइंट पे आए? अरे बोलना पड़ेगा। अरे हाँ हाँ, अरे बोलो बोलो। सर क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है। ओके, ध्यान समझ। जब आप ऊपर से नीचे आए तो वर्णन बाय फ्रिक्शन क्या है इस दौरान? वर्णन बाय फ्रिक्शन 0। बोलो क्यों? अरे स्टैटिक फ्रिक्शन है, प्योर रोलिंग है, वो भी फिक्स सरफेस पर है, तो वर्णन क्या हुआ? 0। फ्रिक्शन स्टैटिक है, प्योर रोलिंग है, फिक्स सरफेस पर है, तो वर्णन बाय फ्रिक्शन तो 0 है। नॉर्मल का वर्णन है नहीं, तो वर्णन है किसका? ग्रेविटी का। अरे हाँ, तो देख, सिर्फ वर्णन बाय ग्रेविटी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, के फाइनल माइनस के इनिशियल। के इनिशियल तो 0 है। वर्णन बाय ग्रेविटी क्या है भाई? अगर ये एंगल थीटा हो गया तो सर वर्णन बाय ग्रेविटी तो सर सिंपली ना सर, ये एल है तो सर ना ये हाइट ना, ये दूरी अगर एल है ना सर, ये दूरी अगर एल है ना सर, तो सर एच तो ना सर, और ये एंगल थीटा है सर, एच तो ना सर, एल साइन थीटा हो। तो सर ग्रेविटी का वर्णन तो सर एम जी एल साइन थीटा हो। तो सर फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो ये हो। अरे पर ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो इंडिपेंडेंट ऑफ रिंग, डिस्क, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर क्या आई? ये तो डायरेक्ट आ गई, इसमें तो के का कोई रोल ही नहीं आया। अरे हाँ,
मतलब चारों की काइनेटिक एनर्जी फाइनल सेम होगी, मतलब चारों की फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। क्या लिखा मैंने, बरगैसी थ्योरम लिखी, पर टन बाय फ्रिक्शन 0, पर टन बाय नॉर्मल रिएक्शन 0, पर टन बाय ग्रेविटी है mgh, h कितना, L sin थीटा इक्वल टू k फाइनल, इनिशियल तो 0 है, ये तो चारों के लिए सेम होगी। अरे तो इसमें तो कहीं अलग आया ही नहीं, k का तो रोल ही नहीं आया। अरे हाँ, यानी कि चारों की काइनेटिक एनर्जी बॉटम मोस्ट पॉइंट पे सेम है, और फील नहीं आई सर। एक और मेथड बताऊं, सेकंड तरीका सुन देख, काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर, वी देखिए रहा, वी 2al, हाँ बोल 2al है क्या ये, हाँ सर लग तो रहा है, वी के लिए रूट 2al लिखा था ना वी स्क्वायर, तो अपन लिख लिया 2a, a कितना सर g साइन थीटा बाई k प्लस 1 इंटू एल। ध्यान समझना मैं कर क्या रहा हूं, फील करा रहा हूं तेरे को। हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू 2al, 2a की वैल्यू ये l प्लस हाफ आई कितना kmr स्क्वायर। अच्छा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्या, अरे सर ओमेगा तो कुछ नहीं, v बाई आर यानी कि v स्क्वायर बाई आर, यानी कि ये हो गया v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अरे पर v स्क्वायर तो फिर से 2al यानी कि 2a की वैल्यू फिर से g साइन थीटा बाई k प्लस 1 इंटू एल, आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को मार दिया। अरे हाँ सर ध्यान से देख, मैं चलते रहो थोड़ा और आसान करके बताता हूँ, रुक जाए, ठीक है रेवोल्यूशन मत, ध्यान सुन, क्या हाफ एम वी स्क्वायर, हाँ सर, क्या इसको लिख सकते हैं हाफ के एम आर स्क्वायर, ओमेगा को लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को मार दिया। ध्यान से देखो तो हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर बच गया के प्लस 1, यस सर, हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू 2al, ए की वैल्यू जी साइन थीटा बाई के प्लस 1, कंफ्यूज मत हो, इंटू एल, अरे हाँ इंटू के प्लस 1, के प्लस 1 ने के प्लस 1 को मार दिया, 2 ने 2 को मार दिया, क्या एम जी एल साइन थीटा, फिर से क्या इंडिपेंडेंट ऑफ के आया, देख क्या पहले भी एम जी एल साइन थीटा ही आया था। अरे हाँ सर, देख फील करके बताया कि चारों की काइनेटिक एनर्जी बॉटम मोस्ट पॉइंट आने पर सेम होगी, चारों की काइनेटिक एनर्जी बॉटम मोस्ट पॉइंट आने पर सेम होगी, क्या होगी, सेम, बिल्कुल कंफ्यूजन में आने की आवश्यकता नहीं है, बात समझ आई कि नहीं, आई सर, आई सर, मजा भी आया सर, वाह वाह सर, सुन लो भाई, एमजीएल साइन थीटा ये हो गया। तो इंक्लाइन प्लेन पे जब चीज नीचे आती है ना, पीएचडी कर ली, एक्सलेशन आता है, फ्रिक्शन पूछ ले आता है, के डालते जाओ वैल्यू आती जाएगी, कौन जल्दी आएगा कौन धीरे आएगा, किसका एक्सलेशन ज्यादा होगा, किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, किसका ओमेगा ज्यादा होगा, किसी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये हमें सारी कहानी समझ आती है। अरे इन्हीं में से तो सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। क्या इंक्लाइन प्लेन की पीएचडी समझ आई है, एक ही में पूरा नचाया है मैंने आपको ढंग से। अरे हाँ सर, ध्यान सोचोगे तो फील आई। अरे बोलो क्लियर है क्या, अरे सोच लो, हो गया सर, ये तो हो गया, काइनेटिक एनर्जी सबकी सेम आ गई, हो एंगुलर वेलोसिटी भी हमें समझ में आ गई, वो तो वैसे ही आ गई थी, हम पहले ही चेक कर चुके हैं, हो अलग टाइप की वैरायटी के साथ थोड़ी एनर्जी और आ गई। मुझे वॉल्टन में फ्रिक्शन बताया था ना, फिक्स सरफेस पे प्योर रोलिंग में 0 होता है, यूज आएगा उस बात का, मतलब ध्यान में रखना पड़ेगा वो। मान लो कि ऐसे ट्रैक, इंक्लाइन प्लेन समझ आया, इंक्लाइन प्लेन थोड़ा और कर्व कर लो, एनर्जी घुसा लेते, कंसेप्ट वैसा ही है। अगर अपन यहां लो ऐसे अपन ने कर्वेचर ले लिया और यहां से इसको छोड़ दिया और बोला फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग, देख लिखा होगा कहीं गिवन फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग, और छोड़ दिया, एच काफी बड़ा है, अच्छा खासा बड़ा है, रेडियस कंपैरिजन में अच्छा खासा बड़ा है, कंफ्यूज मत होना उसको, है ना। मान लो एच 10 मीटर है तो आर 1-2 सेंटीमीटर या ऐसा है, तो कंफ्यूज नहीं होना उसमें, है ना, ठीक। एच क्या है हाइट, अब मान लो ऊपर से छोड़ दे,
तो क्या रोल करेगा और क्या फ्रिक्शन इंश्योर करेगा कि प्योर रोलिंग करता रहे? फ्रिक्शन इंश्योर्ड कि प्योर रोलिंग करता रहे। अच्छा, तो बताओ जब ये ऐसे आ जाएगा नीचे, तो बताओ इसकी वी और ओमेगा क्या होगी? सवाल ये है। अच्छा सर, ये सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन से हो जाएगा, तो बताओ इसकी वी और ओमेगा क्या होगी? मैं करके बताऊं। तो पूछा गया बताओ इसकी वी और ओमेगा क्या होगी। अब सोच, जब अपन ऊपर से नीचे आए तो समझ, जब अपन यहां पर थे तो इस पे ऐसे फोर्सेस, एक नॉर्मल था, एक mg था, घुमाने के लिए शायद ऐसे फ्रिक्शन था। क्या वर्क डन बाई नॉर्मल प्लस वर्क डन बाई ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाई फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। वर्क डन बाई नॉर्मल सर 0 है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी 0 है, क्योंकि वर्क डन बाय फ्रिक्शन स्टैटिक है, फिक्स सरफेस में प्योर रोल कर रहा है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन 0 है सर। सिर्फ वर्क डन बाय ग्रेविटी हो गया mgh, mg लगा नीचे, टोटल नीचे आए h इक्वल टू के फाइनल। अच्छा, अगर प्योर रोलिंग हो रही है तो क्या ओमेगा बराबर v बाई आर? ओहो, के फाइनल, क्या के इनिशियल भी 0 है? हाँ, तो क्या हाफ सॉलिड स्फीयर है, तो हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ i यानी कि 2/5 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर यानी कि v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को मार दिया, एम वी स्क्वायर कॉमन आ गया, 1 2 ने 2 को मार लिया, नहीं भी मारा तो ठीक है, जो भी बचा ध्यान से समझो, एम ने एम को मार दिया। ओके, तो जी एच इक्वल टू वी स्क्वायर 1/2 प्लस 2/5। सही कर रहा हूं क्या? अरे हाँ सर, तो 2 और 5 अपना 10 आ गया, ये ऊपर हो गया 7/5 प्लस 2। हाँ, सही तो कर रहा हूं। तो अपना GH, ये अपना 10 LCM, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, ठीक है। ये चला ना सब कुछ, नहीं कुछ गड़बड़ करी मैंने। ये 2/5 नहीं है, 1/5। 2 ने 2 को तो मार देना, 1/5 बिल्कुल सही। तो अपना 10 LCM आ गया, यहाँ बच गया 2, यहाँ बच गया 5, यहाँ बच गया 2। ओके, तो GH इक्वल टू 7v स्क्वायर बाई 10 यानी कि v की वैल्यू आई √10 GH बाई 7। v आ गया तो ओमेगा बताना बड़ी बात नहीं है, ओमेगा बराबर v बाई आर। अरे हाँ सर, बात तो आपकी समझ आई, बात तो आपकी समझ आई। बिल्कुल सही सर, अच्छा लग रहा है सर, मजा भी आ रहा है सर। अरे हाँ ना तो बोलो, अरे सोच लो, अरे पक्का? हाँ, इक्वल टू √10 GH बाई 7 भी आ गया, ओमेगा भी आ गया। देखा सही आ रहा है क्या? अरे हाँ, बस ओमेगा तो आ रहा ना, नीचे तो आ गया, ठीक है। क्या इस तरीके के बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं? हाँ, कमी ही नहीं है। ऐसे फेंक दूं, मैं बोलूं इंक्लाइन प्लेन है, ऐसे V0 से फेंका, ऐसे ओमेगा बराबर V0 बाई आर है, ठीक है, प्योर रोलिंग हो रही है। बताओ ये कितनी हाइट तक चढ़ पाएगा? क्या आप एच निकाल सकते हो एनर्जी कंजर्वेशन से? अरे हाँ सर, मुझे नया सवाल बनाना हो, मैं ऐसे घुमाकर ट्रैक ले लूं। बताओ ऐसे V0 से फेंका, ओमेगा, कमी नहीं है सवालों की, पूरा लेक्चर निकाल सकते हो। बताओ ये कहां तक पहुंचेगा? क्या फिर से एनर्जी कंजर्वेशन? और क्या अगर सर्कल ले लिया तो क्या mv स्क्वायर बाई आर भी आने लग जाएगा? अरे हाँ सर, कुछ भी पूछ सकता है आपसे वो। आपको एग्जैक्ट फील आनी चाहिए कि हमें करना क्या है, कि हमें करना क्या है। बोलो, क्या मेरी बात क्लियर हो रही है क्या? आज का लेक्चर तेज लिया है मैंने, क्योंकि मुझे चीजें ज्यादा कवर करनी है कि नहीं। रोटेशन भाई साहब फील के साथ पढ़ा, रोटेशन में हालांकि भावुक हो जाते हैं, 5-7 लेक्चर और पढ़ाए जा सकते हैं, पर अपन ऑलरेडी काफी सारे लेक्चर ले चुके है ना, तो इसमें कमी नहीं है कुछ भी। तो मैं अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूं जितना कर पा रहा हूं, बस कुछ छोड़ नहीं रहा हूं, हर कॉन्सेप्ट को टच करूंगा एक सवाल के थ्रू। बोलो क्लियर है? अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा, अच्छी चीजें सीख रहे भैया, हल्का कुछ नहीं। अब ये उन्हीं को समझ में आ सकता है जिसने पढ़ाई करी है। अभी वाले लेक्चर हल्के को समझ नहीं आ सकते, और मुझे पता है तुम्हें समझ आ रहे हैं क्योंकि तुमने पढ़ाई को सीरियसली लिया है। और बताऊं, अभी लास्ट के 2-4 लेक्चर चल रहे ना, ये अगर 80% भी समझ में आ जाए ना तो मान लेना जीत गए तुम। जोरदार है क्योंकि ये चीज
क्या मेरी बात क्लियर है? समावेश है ये पूरी मैकेनिक्स का। खैर, तो अपन अगले टर्न पे एनर्जी वाले सवाल मैं आपको सिखा चुका हूं। अगले टर्न पे मैं अलग टाइप की बातें करूंगा, बताता हूं क्या महसूस करके आना। ये वाला सवाल चलो करके आना, एक बार आया हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ये वाला सवाल देखो इसको फटाफट। होमवर्क यहीं से स्टार्ट करूंगा और दो चीजें क्या पढ़ाऊंगा अगले टाइम में बताऊंगा। सवाल समझने पहले अच्छे से। एक ट्रैक ली जिसमें ओमेगा और वी नॉट से फेंका और ओमेगा नॉट बराबर वी बाई आर है। कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल, ठीक। अब एक ट्रैक तो वो है, अपन ने एक ट्रैक पर जो फ्रिक्शन लेस उसमें से घुमा के फेंका, घुमा के और फेंका, ओमेगा नॉट बराबर वी नॉट बाई आर दे दी और वी नॉट दे दिया। और ये जो ट्रैक है फ्रिक्शन लेस है, ठीक सर। और जो दूसरी ट्रैक है उसमें भी ऐसे ही फेंका पर वो फ्रिक्शन लेस नहीं है। फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग। दोनों में अंतर है। बोलो क्लियर है क्या? फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग, इसमें ये हो रहा है। तो एक ट्रैक पर फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग, दूसरे पे है ही नहीं फ्रिक्शन। क्या दोनों बॉलें ऊपर चढ़ेंगी? हाँ, बताओ कौन सी? आपको ये बताना है। हाइट तो छोड़ो, मेरा सवाल ये कि क्या H1 H2 से बड़ा है, क्या H2 H1 से बड़ा है, क्या H1 H2 बराबर है? डी ऑप्शन, नथिंग कैन बी प्रिडिक्टेड। एनसीपी का मतलब नथिंग कैन बी प्रिडिक्टेड, कुछ नहीं बोला जा सकता, कुछ भी हो सकता है। H1 ग्रेटर देन H2, H2 ग्रेटर देन H1 या H1 बराबर H2। आपको ये सवाल होमवर्क में करके आना है, आपको ये सवाल होमवर्क में करके आना है, गड़बड़ नहीं करनी है। अगले टर्न पे फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ और इसी रफ्तार के साथ, तभी मैं आपको और बहुत बहुत बढ़िया बातें बता पाऊंगा। और रिवाइज करके रखना, तभी आपको बातें समझ आएगी। एक आध लेक्चर और ये खत्म कर देंगे, फिर अपन चालू करेंगे SHM। ओके सर, बात समझ आई सर, मजा आया सर। क्या आगे बढ़ जाए या अगले टर्न पे मिले? अगले टर्न पे मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक लड़ते रहिए पर पढ़ते रहिए। तब तक के लिए सी यू, सायोनारा, टेक केयर, बाय बाय।